कक्षा 10 के सभी छात्रों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। कक्षा 10 के पाठ संसाधन एवं विकास के अंतर्गत आज हमें भू संसाधन पर चर्चा करनी है। पहले भू संसाधन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मानव भूमि पर निवास करता है। यहाँ वह अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संपादित करता है। खेल के मैदान हो, पाठशाला हो, जिसे शिक्षण संस्थाएं कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए हो, अस्पताल हो, विविध प्रकार के जो संसाधन हैं वो इसी भूमि पर एकत्र करता है और अपना जीवन व्यवस्थित रूप से संचालित करने का प्रयास करता है। यहीं पर वह कृषि कार्य करके भोजन की प्राप्ति के साथ साथ आर्थिक विकास करता है। यहीं पर खनिज संसाधनों को प्राप्त करके उद्योगों को बढ़ावा देता है और अपना आर्थिक विकास करता है। नदियों और पठारी भागों पर अनेक प्रकार की जैविक तथा अजैविक वस्तुओं को प्राप्त करके वो अपना आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक स्तर को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है 32,87,863 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। फिर से समझ लें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का 43% भाग जो है मैदानी है, यानी वो कृषि कार्य पर उपयुक्त माना जा सकता है, यानी वो प्रयोग में लाया जाता है। 30% भाग पर भारत के पर्वत एकत्र है। 27% भाग पर पठार व्यवस्थित है। अब आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते होंगे कि इतने बड़े विशाल भूभाग पर, इतने बड़े भाग पर हमारे पर्वत हैं, पठार हैं और मैदान हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या का जो जीवन निर्वाह होता है वो कृषि पर होता है और यह जो मैदानी भाग है वो संपूर्ण भारत का पेट भरता है। इस 43% भाग पर वर्तमान की स्थिति में देखें तो आज 42% भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है। 27% जो पठार है यह भारत का एक सबसे समृद्धशाली क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर भारत के 90% खनिज संपदाएं पाई जाती हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे कोयला हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, तांबा हो, या बहुमूल्य जो खनिज संपदाएं हैं वो इसी पठारी भाग से हमें प्राप्त होती है। पर्वत भारत के उत्तर से लेकर के पूर्व तक हिमालय की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो सदाबहानी नदियों का उद्गम स्रोत मानी जाती है। यहां से निकलने वाली नदियां वर्ष भर जल से परिपूर्ण होती हैं, जिसने भारत के ऋतु चक्र परिवर्तन को जन्म दिया है। यहीं से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यमुना, अनेक ऐसी नदियां निकलती हैं जो हमेशा हमको साल भर कृषि के लिए हो या उद्योग के लिए हो या मानव के जीवन निर्वाह के लिए जो जल की आपूर्ति है वो वर्ष भर हमको प्रदान करती है और यह हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से आती है।
जो जल है वो पिघल करके ही नदियों के माध्यम से मैदानी भागों को प्राप्त होता है। अब इस भूमि का उपयोग मानव किस प्रकार से कर रहा है उस पर हमको चर्चा करनी है। नंबर 1, कृषि। मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अनेक प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिस कारण से यहाँ कृषि बहुतायत में की जाती है। भारत एक बहुसंख्यक राष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमारा विश्व में 7वां स्थान है, जिस कारण से यहाँ अभी विकास के मार्ग अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि यहाँ का जो उपजाऊ भाग है, खासतौर पर उत्तर का जो विशाल मैदान है, वो संपूर्ण विश्व का उपजाऊ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ उत्पादन और भी बढ़ सकता है, उसके लिए तकनीक और मानवों की कुशलता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आवास। मनुष्य प्राचीन काल से उन्हीं ऐसे स्थानों पर उसने अपना निवास बनाया है जहां उसे रोजगार या भोजन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होती है तथा साथ में उसका जीवन सुरक्षित रहता है। तो ऐसे स्थानों पर वह प्राचीन काल से ही आवास बनाता आ रहा है। अब निरंतर आबादी बढ़ेगी तो निश्चित है कि आवास भी अधिक मात्रा में बनेगा। भूमि प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार है, परंतु यह एक सीमित मात्रा में है। उसके लिए हम भूमि का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हम अन्न का हो या कोई वस्तु का उत्पादन हो तो हम उसके उत्पादन को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन भूमि एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उसका उपयोग भी हमको सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। खनन। मनुष्य के आर्थिक विकास का आधार इस खनन को माना जाता है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की खोजें की, वैसे वैसे इन खनिज पदार्थों का महत्व बढ़ता चला गया। भारत इन खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है, इसलिए यहाँ पर खनिज जो संपदाएं हैं वह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आज भी भूमि के उपयोग में हम देखते हैं कि लौह अयस्क की पेटियां हो, कोयले की पेटियां हो, वो विस्तृत क्षेत्र में आज भी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फैली हुई है और मनुष्य के आर्थिक विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं और भारत की राष्ट्रीय आय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उद्योग रोजगार का सृजन करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, साथ ही साथ भारत की आर्थिक उन्नति का आधार माने जाते हैं। लघु उद्योग हो या मध्यम उद्योग या बृहद उद्योग हो, उस आधार से भी भूमि का उपयोग इन उद्योगों के द्वारा किया जा रहा है। चरागाह। मनुष्य प्राचीन काल से ही खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है। वह अपने साथ पशुओं को पालता था, जिससे उसे दूध, मांस, खाल या सुरक्षा आसानी से मिल सके। उसके लिए वह नदियों के समीप या जहां जल की उपलब्धता होती थी तो वहीं पर आकर के बसता। कुछ चरवाहे समुदाय के लोग थे जो एक
चक्र के आधार से, ऋतु परिवर्तन के आधार से अपना स्थान बदलते थे, जिससे भूमि उपजाऊ बनी रहे। परंतु कालांतर में जब औपनिवेशिकवाद आया तो इन चरागाहों का सिकुड़ना प्रारंभ हो गया, क्योंकि इन चरागाहों से कृषि योग्य भूमि को पृथक कर दिया गया। आज भी बहुत सी ऐसी भूमि है जहां पर पशुओं की चराई की जाती है और यह उपयोग मानवों के द्वारा ही किया जाता है। अब भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की भूमि का किस प्रकार से मानव उपयोग कर रहा है। तो उसके लिए कुछ भौतिक कारक भी होते हैं और कुछ आर्थिक एवं सामाजिक कारक भी होते हैं। तो भौतिक कारकों में सबसे पहले भूमि का ढाल। भूमि का ढाल जैसे भारत है, उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल है, लेकिन हम नदियों के माध्यम से जब ढाल देखते हैं तो उत्तर की जो हिमालय की पर्वत की जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर अधिकतर नदियां प्रवाहित होती हैं। तो इससे भारत का जो ढाल है, जो भूमि का, तो वो उसका हमको पता चल जाता है। लेकिन भूमि के उपयोग के आधार से यदि भूमि की जो प्राकृतिक बनावट है उसकी यथा स्थिति है, या वो पठारी भाग पर है या पर्वतीय भाग पर है या समतलीय भाग पर है, तो उस आधार से भूमि का उपयोग किया जाता है। ढालूदार भूमि पर ऐसी कृषि नहीं की जाती है जिसे जल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पता चला कि पानी डाला गया, बह करके चला गया। तो भूमि की ढाल और उसकी बनावट के आधार से भूमि का उपयोग संभव होता है। फिर मिट्टी का आवरण किस प्रकार का है? भाई शैलों से निर्मित हुई है मिट्टी। आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल और अवसादी शैल आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। अब मिट्टी की बनावट के आधार से उस पर कृषि कार्य, उद्योग आदि या बागानी की जाती है। भूमिगत जल कृषि कार्य के लिए सर्वथा जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना जल के अभाव के वनस्पतियां सूख जाती हैं और वनस्पतियों को जीवित रखने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और जिसे हम भूमिगत जल के द्वारा, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अब किसी भी क्षेत्र में यदि बहुत नीचे पानी है, भूमिगत जल बहुत नीचे से है, तो निश्चित है कि ऊपरी जो परत होगी वो सूखी बनी रहेगी, और वहां पर यदि कोई कृषि कार्य होगा तो उसे जल की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित है कि वहां पर कृषि कार्य महंगा, खर्चीला और अव्यवस्थित होगा। तो उसी आधार से जैसे जल की स्थितियां हैं, उस और जल की स्थितियों को वर्षा के जल से भी हम देख सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों के आधार पर ही हम भूमि के उपयोग को आसानी से समझ सकते हैं। आज के भौतिक युग में एक आर्थिक युग है। सभी को आर्थिक लाभ तुरंत चाहिए, उसके लिए वह अब भूमि का उपयोग नहीं, भूमि का दोहन कर रहा है। उसमें मिट्टियों में अनेक प्रकार के अवांछनीय मिश्रण को मिला करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कार्य लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर उस मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। तो आज भू संसाधन के अंतर्गत इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक समझेंगे। आगे के पार्ट में जो भारतीय सर्वेक्षण है 1960
2061 और 2003 के आंकड़े जो है उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन का वीडियो भेजा जाए।